उसके होठों पे मुस्कुराए, हाय दुनिया में। नमस्कार, मेरा नाम आशीष मनी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com। सबसे पहले मैं आप सभी लोग का वेलकम करना चाहूँगा मेरे इस वीडियो पे। और मैं अपनी जर्नी बताऊँ उससे पहले एक छोटा सा आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये स्टोरी मेरी खुद की ही है, एक अपनी लाइफ में आप लोग के सामने यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे मैंने स्टार्ट किया और कैसे एक 7,000 रुपये की नौकरी को करते हुए और आज एक बड़ा बिजनेस से जुड़कर मैं अपना खुद का एक बिजनेस कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम जाते हैं 2017 में। 2017 में मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया, लेकिन मन ये था कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। करना कुछ और था, म्यूजिक से, संगीत से बहुत ज़्यादा मुझे प्रेम था। इसी वजह से थोड़े से कम उम्र में ही मैं जो है अपने शहर के छोटे जो स्टेज शोज होते हैं लोकल में, वहाँ जाके परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एक छोटी सी मेरी पहचान बन गई थी। जो लोकल के न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसमें आना शुरू हो गया था। एक लोकल का टीवी चैनल था जिस पे मुझे दिखाया गया, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया। और देवरिया महोत्सव हुआ 2016 में, जिसको मैं उस टाइम कोई भी संगीत का मुझे नॉलेज नहीं था, कुछ भी मैं मतलब सीखा नहीं था। और 2016 में मैं देवरिया महोत्सव का मैं विनर बना, मनोज तिवारी जी के हाथों से मुझे सम्मानित किया गया। तो एक वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद से इस क्षेत्र में मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो अब बात ये आई कि जब मेरी 12वीं की पढ़ाई जब कंप्लीट हो गई, तो पिताजी ने मेरे से पूछा कि बेटा अभी क्या करना है, यानी कि पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करो, अगर संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो संगीत की पढ़ाई करो। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी जो अपनी स्टोरी बता रहा हूँ ना, मैं अपने पैशन के बारे में बता रहा हूँ। पैशन को फॉलो करते करते कैसे बिजनेस में आ गया, ये भी जानने में आप लोग को उतना ही मजा आएगा जितना मजेदार मेरी ये जर्नी रही है। तो अभी मैं अपनी जो स्टोरी बता रहा हूँ, इसमें मैं अपने पैशन के बारे में बता रहा हूँ। तो गाइस यार देखो, जब मैंने अपने पिताजी के सामने ये रखा कि नहीं मेरे को म्यूजिक सीखना है, तो पिताजी ने भी रिसर्च किया कॉलेजेस के बारे में, भाई की संगीत का ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पे मेरा बेहतर एजुकेशन हो सकता है। तो भातखंडे यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि अभी लखनऊ में है। तो पिताजी ने एक छोटा सा शर्त भी रखा कि बेटा अगर तुमने इसका एंट्रेंस निकाल लिया तो भाई जीवन भर तुम जो चाहोगे वो करोगे, म्यूजिक में बढ़ोगे, म्यूजिक में बढ़ना चाहते हो तो इस कॉलेज में बेटा तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो जैसे जैसे हम बोलेंगे MBA कराए, BTech कराए, BCom कराए या BA कराए, जो भी हम बोलेंगे चुपचाप आपको करना पड़ेगा। तो एक टर्निंग पॉइंट एक तरीके से मैं अपने लिए मान सकता हूँ। मैंने उस पर मेहनत करी, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था, मैं गाँव में रहता था उस टाइम। तो यूट्यूब, जियो का सिम आ गया था, तो इंटरनेट उस टाइम फ्री हो गया था, तो यूट्यूब के थ्रू थोड़ा बहुत सीखा वगैरह। और लेकिन मज़े की बात यह है कि भातखंडे यूनिवर्सिटी में जब मैंने अपना एंट्रेंस दिया, पूरे कॉलेज में तीसरे नंबर पे मेरा नाम था, टॉप पे, और सिलेक्शन मेरा हो गया। वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया, वहाँ से तय हो गया कि मुझे म्यूज़िक ही करना है, बिजनेस नहीं। बिजनेस का तो मुझे उस टाइम भी नहीं पता था, और मेरे फैमिली में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं था। अब जब मेरी वहाँ से पढ़ाई शुरू हुई, तो 3 साल भातखंडे में पढ़ाई करने के साथ साथ मैं और भी स्टेज शोज वगैरह में करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से मुझे एक अपॉर्चुनिटी और मिली। हर मेरे मतलब 2016 से लेके अगर मैं 2022 तक की अगर मैं बात बताऊँ ना, हर क्वार्टर पर मुझे एक टर्निंग पॉइंट दिखना शुरू हो गया था मेरे लाइफ का। अब सीखने के साथ साथ क्या हुआ कि पुलवामा अटैक के बारे में आप लोग को पता ही होगा। पुलवामा अटैक हो गया, हमारे देवरिया शहर के भी एक शहीद उसमें शामिल थे। तो देवरिया महोत्सव दोबारा हुआ, जिसमें पद्मश्री कैलाश खेर जी इस महोत्सव में आ रहे थे, और जिस दिन वो आ रहे थे उसी दिन वो अटैक हो गया। और जब ये अटैक हो गया तो कैलाश जी महोत्सव ना आके शहीद के घर चले गए कुछ आर्थिक मदद करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, गांव में इतना बड़ा स्टार उतर आएगा तो भीड़ काफ़ी हो गई, जहाँ पे मतलब पुलिस प्रशासन, DM सभी लोग वहाँ पे जाना पड़ गया। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, कैलाश जी को सुरक्षित निकालने के लिए वहाँ पे काफ़ी मशक्कत हो गई और लेट हो गया। और स्टेडियम में लगभग 1.5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।
और ठीक उससे एक दिन पहले मैंने 30,000 पब्लिक आई थी जिसको मैंने इंटरटेन किया था अपने गानों के थ्रू। तो अचानक में मेरे पास कॉल आया डीएम ऑफिस से कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप वहाँ पे जाइए, संभालिए। बाकी मुझे ऐसा भी बोला गया वहाँ पे कि जो आपका पेमेंट आप जो बोलोगे वो आपको दिया जाएगा। फिलहाल जो है, क्योंकि एक डर था कि कहीं ये अगर बात लीक होगी कि कैलाश जी अगर नहीं आएंगे तो भगदड़ न मच जाए, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो इस वजह से फिर मुझे वहाँ भेजा गया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था दोस्तों, आपको वीडियो भी कहीं ना कहीं दिख जाएगी, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, अगर आप मांगोगे तो प्रोवाइड हो जाएगा। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था मेरे पास, एक गिटार था, एक कैjon था। मेरी जो छोटी सी टीम थी मैंने लेके गया और मैंने 1.5 घंटे उस 1.5 लाख की भीड़ को मैंने संभाला। उस बीच कैलाश खेर जी स्टेज के पीछे मुझे परफॉर्म करते हुए सुन रहे थे, और जब मैं वहाँ से नीचे उतरा उन्होंने मुझे फिर अपने होटल बुलाया और वहाँ से फिर उन्होंने अपने गुरुजी श्री सुधांशु बहुगुणा जी दिल्ली में जो हैं उनके पास, उनसे उस टाइम दुबई में थे गुरुजी, उनसे फिर बात कराई मेरी। और अभी मैं उनसे अभी आज के डेट में भी मैं संगीत सीख रहा हूँ। बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ लेकिन अपने पैशन को मैंने नहीं छोड़ा है। अब वहाँ से फिर मैं गुरुजी के पास आ गया। यहाँ से मेरी म्यूज़िक की जर्नी जो होती है एक नेक्स्ट लेवल पे शुरुआत हो गई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे मैं एक तरीके से कहूँ प्लेटफॉर्म मिलने लगे और अच्छा मेरा जो जर्नी स्टार्ट हो गया। सीख भी मैं बहुत अच्छा रहा था यहाँ पे। अब वहाँ से फिर जो है सब कुछ बेटर चल रहा था। फिर एक हैप्पीडेमिक का भी मुझे साथ मिला। बॉलीवुड सिंगर शान सर की कंपनी है, बहुत लोगों को पता होगा। तो इंडिया के टॉप 10 सिंगर्स में से मेरा नाम है उसमें। और अभी भी मैं उनके इवेंट्स को मैं करता हूँ शान सर के बिहाफ पे। तो ये रहा मेरा एक म्यूजिकल जर्नी, जो कैसे मैं दिल्ली आया, क्योंकि बड़ा बिजनेस की शुरुआत ही मेरी तब हुई है जब मैं दिल्ली आया। तो दिल्ली तो मैं यहाँ तक आ गया, मेरी बहुत कुछ सब कुछ सेटल चल रहा था। सडनली फिर क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद से फिर कोविड के डर से मेरे गुरुजी को कोविड हुआ, इसकी वजह से क्लासेस बंद हो गई और जाहिर सी बात है इवेंट्स भी बंद हो गए। मतलब जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम था, जो कि एक अच्छा खासा हो गया था, वो एकदम से रुक गया। अब जो भी इस वीडियो को अगर एक कोई आर्टिस्ट देख रहा होगा या बिजनेसमैन देख रहा होगा, तो एक चीज तो आपको अच्छे से पता हुई होगी कि इस महामारी में 2 कैटेगरी के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक तो व्यापारी वर्ग, भारत का 80% व्यापार कोलैप्स किया था, और सबसे ज्यादा आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट 100% बर्बाद हुए, क्योंकि उनका पूरा काम ही बंद हो गया। अब यहां से फिर मैं घर चला गया। घर जाके 1 महीना बैठा। अब आदत कुछ ऐसी हो गई थी कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। तो फिर वहाँ लोकल में कुछ हमारे जो कुछ जूनियर्स थे उनके साथ मिला, एक अपनी एक छोटी सी टीम बनाई और एक यूट्यूब चैनल का शुरुआत कर दिया। ये बिल्कुल सोच के नहीं किया था कि उससे मुझे अर्निंग करना है, बस ये था कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ करेंगे। और सडनली एक मेरी प्लानिंग एक अच्छे से करी मैंने, और उन लकी लोगों में से मैं एक हूँ जिसने यूट्यूब पे अपनी पहली वीडियो डाली और 3 दिनों के बाद वो पहली वीडियो ही वायरल हुई। 0 सब्सक्राइबर से मुझे 25,000 सब्सक्राइबर मिले और वीडियो मेरी वो 1 मिलियन चली गई, जहाँ से मेरी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत हो गई। अभी बहुत लोग को नहीं पता होगा या जिनको पता होगा, 2 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए हैं और अभी भी यूट्यूब मेरा कंटिन्यू है। अब ये तक तो ये मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ 2021 के लास्ट तक, यानी कि दिसंबर तक। अब वो दिन आया 27 दिसंबर को मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। विवेक बिंद्रा जी को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। विवेक सर की एक वीडियो मेरे पास आ गई। मैंने उस वीडियो को देखा जिसमें वो बता रहे थे कि हाँ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बिजनेस कर सकते हैं और एज ए IBC आप 1 से 5 लाख रुपए मंथली आप अर्न कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि हर क्वार्टरली मेरे पास एक टर्निंग पॉइंट आता जा रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि ये भी मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, चलो यार करके देखते हैं। आज तक तो जो करा है कुछ ना कुछ उसमें सफलता मिली है, क्या पता इसमें भी कुछ मतलब मेरे को सफलता मिल जाए। एक पॉइंट ये भी था कि मुझे ऐसा लगा कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे और अपनी बनानी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन ने ये तो सिखा दिया था कि सोर्स ऑफ इनकम आप एक मत करो, जितना ज़्यादा आप बना सको। अगर आप कैपेबल हो, आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर पावर है, तो जितना ज़्यादा बना सको आपको बनाना चाहिए। आपसे कह रहा हूँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबल है, आपके अंदर क्षमता है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी मत रहना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब जरूर करना। तो दोस्तों, जब वो वीडियो मैंने देखा तो मैंने उसी दिन अप्लाई किया, और इसमें भी एक ट्विस्ट है।
मैं एकदम आपको जो जो मेरे लाइफ में जो जो चीज़ें हुई है ना, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ। अब मुझे पता चला कि शाम 7:30 बजे उस टाइम मीटिंग होती थी, वेबिनार होती था, जिसमें पूरे IBC बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझाया जाता था। 1.5 घंटे की मीटिंग थी। मैं उस टाइम अपने YouTube वीडियो के शूट पे ही गया था, तो मैं रास्ते में आ रहा था मेट्रो में, और मैंने पूरे वेबिनार को अटेंड किया। और जब पूरे वेबिनार को अटेंड किया तो मुझे ये तो लग गया कि इतना बेटर अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए, क्योंकि एक तो विवेक बिंद्रा जी की कंपनी है, तो मुझे इतना तो भरोसा था कि यहाँ पे लॉस तो बिल्कुल नहीं है। सिक्योर पॉइंट तो मुझे पहला यहीं पे लग गया। दूसरी बात, प्रांशु रंजन सर ने इतना बेहतर तरीके से चीज़ों को इतना आसान भाषा में समझाया कि मतलब इतनी कठिन चीज़ें थी उसको इतना आसानी से मेरे को समझ में आ गया कि मैं सोचा कि मुझे अभी डिसीजन ले लेना चाहिए। और फिर मैंने मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने अपने पिताजी को कॉल किया। मैंने सारी चीज़ें बताई कि एक IBC बिजनेस मॉडल है। मेरे पिताजी विवेक सर को नहीं जानते थे, क्योंकि उतना सोशल मीडिया से मेरे पिताजी का उतना नहीं रहा है, लगाव नहीं रहा है। थोड़ा सा अध्यापक हैं, किताबों से ज़्यादा प्रेम है उन्हें, तो इस वजह से वो विवेक सर को नहीं जानते थे। बट उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें अच्छे से पता है उनके बारे में, तो तुम बिल्कुल करो। और पापा ने बोला कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो बिल्कुल तुम जाके करो। फिर मैंने पापा को एक और चीज़ बताई कि पापा, जिनकी मैंने मीटिंग अटेंड की है ना, वो देश में नंबर 1 चैनल पार्टनर है प्रांशु रंजन जी। उनकी टीम भी देश में नंबर 1 है, लेकिन उसमें अगर मुझे उनके टीम में जाना है तो उसके लिए एक सिलेक्शन की क्राइटेरिया होती है। तो पापा ने वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। कहा कि बेटा, अगर तुम डिसीजन ले रहे हो तो मन में ये तो विश्वास रखो कि अगर तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। अगर तुम्हें प्रांशु रंजन जी की टीम में जाना है तो प्रांशु रंजन जी की टीम में आपका सिलेक्शन होगा। ये विश्वास रख के तुम अपने कदम को आगे बढ़ाओ। मैं बताऊं दोस्तों, अरे कमाल का मेरे अंदर एनर्जी आया। मेरे लाइफ में मैं एक चीज़ बताऊं ना, तो मैंने जो भी अचीव किया है ना, मेरे फैमिली, स्पेशली मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि एक बार भी मतलब बिजनेस के बारे में एक चीज़ अगर मैं बता के चलूँ ना, तो मेरे फैमिली ने आज तक बिजनेस किया ही नहीं है मेरे दोस्त। पहला एंटरप्रेन्योर हूँ मैं अपने फैमिली का। बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए कि अगर मैं फेल हो गया, मुझे अपने फैमिली का तो पता है कि मेरे फैमिली में ताने वगैरह नहीं होती है, लेकिन आपको पता होगा रिलेटिव्स होते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं। लेकिन पापा ने जो मोटिवेट किया, मैंने तुरंत डिसीजन लिया और मैंने तुरंत से IBC मैनेजर को कॉल किया। और प्रांशु रंजन सर ने बस एक चीज पूछा था IBC मैनेजर से पूछने के लिए कि क्या मैं IBC बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। मेरा पहला सवाल भी मेरे दोस्त यही था कि मैं IBC बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। IBC मैनेजर ने मेरे से बहुत सवाल पूछे। मैंने आपको बताया सिलेक्शन की क्राइटेरिया है भाई उनकी टीम में। बहुत सवाल पूछा, बहुत मेरे बारे में जाना। जो चीज़ मैं अभी आपको बताया है ना इससे पीछे, उसी को ब्रीफ में करके मैंने IBC मैनेजर को सारी चीज़ें बताई। अब उसके बाद से IBC मैनेजर ने जब ये चीज़ मेरे को बोला, मतलब मैं एक चीज़ बताऊँ ना, तो वो मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा खुशनुमा दिन था, सबसे ज़्यादा लकी दिन था, जब उन्होंने मुझसे ये बोला कि आपका सिलेक्शन प्रांशु रंजन जी की टीम में हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि आप ज्वाइनिंग कब तक करेंगे। सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, उस टाइम तो और भी लिमिटेड थी सीट। 15 लोगों का सिलेक्शन होना था उस दिन। और जब मुझे ये पता चला कि टोकन वगैरह देकर लगभग 12 लोग ने ज्वाइनिंग कर दी है, अगर उस टाइम डिसीजन नहीं लेता तो शायद आज मैं यहाँ पे बैठता नहीं, और इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे देख भी नहीं पाते। मैं सच बता रहा हूँ। उसके बाद से मैंने तुरंत डिसीजन लिया और तुरंत से मैंने अपना डॉक्यूमेंट भेजा, वेरिफिकेशन हुआ, बड़ा बिजनेस के तरफ से मेरे पास पेमेंट लिंक आई और मैंने 88,000 रुपए का पेमेंट देकर मैंने IBC तुरंत ज्वाइन किया। लेकिन दोस्त पता है क्या होता है, कुछ भी जीवन में होता है ना तो अप एंड डाउन लगे रहते हैं। अब मैं अपने थोड़ा सा किस्मत के बारे में बता रहा हूँ यार, क्षमा चाहूंगा। जैसे ही मैंने किस्मत को बोला ना, मेरा कैमरा ही ऑफ हो गया। अब यहाँ से आप मेरे किस्मत को समझिए। लेकिन देखिए, अभी जो जहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, किस्मत कम कर्म ज़्यादा है। कर्मा पे बिलीव है मुझे, और आप भी कर्मा पे बिलीव करिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, सोचते होंगे कि मेरी किस्मत में ही ये चीज़ है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। सर देखो, बिजनेस को
स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका माइंडसेट और डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। पैसा तो आ जाता है, एक बार अगर आपने फैसला ले लिया कि मुझे व्यापार करना है तो उसका रास्ता भी ऊपर वाला आपको दिखा देगा। खैर, मैं आपको अपनी किस्मत के बारे में बता रहा था, अभी कैमरा ऑफ हो गया था। तो किस्मत ये हो कि जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग कंप्लीट हुई, मैं बहुत खुश था। घर पे सबको बताया मेरी ज्वाइनिंग हो गई, प्रांशु रंजन सर के टीम में ज्वाइनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा खुश था। और दिल्ली में एक जगह है बोटेनिकल गार्डन, वहाँ मेट्रो पे चढ़ रहा था, बात करके मम्मी से। जैसे ही फ़ोन मैंने अपने जेब में रखा, iPhone 11 उस टाइम बहुत मेहनत करके मैंने लिया था, और फिर 5 मिनट बाद मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन ही चोरी हो गया। मतलब 88,000 मैंने पे भी कर दिया, फ़ोन भी मेरा चोरी हो गया। अब एक झटके के लिए मुझे ये लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, अकाउंट में भी पैसे नहीं थे, अभी मैं क्या करूं। बिज़नेस करने के लिए भी फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। फिर खैर मैं नीचे गया, अपने फ़ोन का FIR वगैरह कराया, फिर एक दोस्त से संपर्क करके घर पे चीज़ें बताई मैंने कि ये चीज़ें हो गई। उस टाइम में भी मेरे पिताजी ने मुझे बहुत संभाला। अमूमन मुझे लगा था कि यार 70-80 हज़ार का फ़ोन मैंने चोरी करा दिया, 70-80 हज़ार मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 1-1.5 लाख रुपए का अभी मैं भी घर पे बताऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ डांट सुनने को मिलेगी। बट नहीं, मेरे पिताजी ने उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझा कि उसमें मेरी गलती नहीं है, भीड़ था, चोरी हो गया। उसके बाद से सडनली मेरे एक दोस्त था, उसके पास एक और फ़ोन था एक्स्ट्रा, उससे मैंने फिर लकीली मैंने प्रांशु रंजन सर का नंबर मुझे मिल गया यूट्यूब पे। मैंने उन्हें डायरेक्ट कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल उठाया, सारे सिचुएशन को अच्छे से समझा और फिर मेरी काफ़ी मदद करी। बल्कि वो तो दिल्ली में थे भी नहीं, वो दिल्ली से बाहर थे। उन्होंने दो दिन बाद वो दिल्ली आए, मुझे बुलाया ऑफिस पे, सारी चीज़ों को समझा। और मैं सच बताऊँ दोस्तों, आज मेरे पास iPhone 12 है। और उस दिन उस इंसान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस इंसान से मैं जीवन में पहली बार मिल रहा हूँ। बस मैं उनकी टीम में बस ज्वाइन किया था। उन्होंने मेरी फाइनेंशियली मदद की कि आशीष जी आप जाइए, फ़ोन खरीदिए और काम शुरू करिए, क्योंकि बिना फ़ोन का आपका काम नहीं होगा। मैं फिर गया, iPhone ख़रीदा अपना, और वहाँ से फिर मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया। आज मुझे 4 महीने लगभग हो गए हैं IBC को ज्वाइन किए हुए, और ये 4था महीना मेरा चल रहा है। अगर मैं सच बताऊं तो 3 महीने ही मैंने काम करा हुआ है। 3 महीने में मैंने अभी 10 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। उसमें कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा प्रांशु रंजन सर को और विवेक बिंद्रा सर को। काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम दिया, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया। मेरे IBC मैनेजर आकाश कुमार ने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया, तो जाके आज मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ जो है अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, एक चीज़ तो आप समझ जाना कि लाइफ में अप एंड डाउन दोनों आएंगे। लाइफ का दूसरा नाम ही है अप एंड डाउन आना। मेरे साथ भी आया है, आपके साथ भी आ रहा होगा, या अभी कुछ लोग जो वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि अरे यार, मन तो बहुत होगा कि यार काश मेरे कुछ ऐसा जादू चमत्कार हो जाए कि मैं किसी तरीके से कोई बिजनेस कर लूँ। इवन IBC की बात तो हटाओ, कोई भी बिजनेस मैं कर लूँ, जिनका बिजनेस करने का मन होगा, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कुछ तो ऐसा हो जाए कि मैं IBC ज्वाइन कर लूँ। तो मेरे दोस्त, कुछ नहीं होता है, सोचने से बिल्कुल कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ देर होता है और अपॉर्चुनिटी चली जाती है। आशीष का बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में रुचि रही, और उस रुचि को देखते हुए छोटा मोटा कार्यक्रम स्टेज शो का देवरिया में वो करते थे। उसके बाद उन दिल्ली चले गए संगीत सीखने के लिए। वहाँ पर उन्होंने 7,000 की एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन की, और इसी बीच लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के नाते उनको गांव वापस आना पड़ा। वह 7,000 की नौकरी भी छूट गई। गांव पर आने के बाद उन्होंने YouTube चैनल अपना प्रारंभ किया, उसमें सफलता मिली। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां जब नॉर्मल हुई तो पुनः वह दिल्ली गए, और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने हैप्पी डेविड का एक साथ मिला, जिसके हॉलीवुड फिल्मी कलाकार संगीतकार शान जी हैं, उनसे संपर्क में आए, और बाद में उनका 2-3 कार्यक्रम टीवी पे भी देखने को मिला लोगों को। बड़ा बिजनेस के क्षेत्र में वो उन्होंने अपना कदम रखा है, और बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा जी का है, जो YouTube
भी हमको लगता है कि बहुत बड़ा एक नाम है और उनके सानिध्य में रह करके इस समय वह प्रगति के माध्यम रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और पूरा परिवार उनके इस उपलब्धि पे संतुष्ट है। और विवेक बिंद्रा जी का समय समय पर उनको मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, उनकी टीम का भी मार्गदर्शन मिलता रहता है। और इस समय दिल्ली में कम समय में बड़े बिजनेस के क्षेत्र में आ करके, और मेरे परिवार के में शिक्षा विभाग से के लोग थे, इन बिजनेस के माध्यम में ए से जेड तक कोई जानकारी नहीं थी, उस क्षेत्र में कदम रख करके जो उन्होंने प्रगति की है, यह सब बड़े बिजनेस और विवेक बिंद्रा जी के स्नेह का प्रतिफल है। तो दोस्तों, इसी वजह से डिसीजन लीजिए किसी भी, मैं आईबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ करना है ना तो सबसे पहले आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। मैं अगर आपके यहाँ से बैठ कर अगर बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने भी एक डिसीजन लिया था। एक 7,000 की नौकरी मैंने, अगर आप शुरू से वीडियो अगर यहाँ तक आप देख ले तो मैंने एक 7,000 की नौकरी से शुरुआत की थी। 7,000 की नौकरी मेरी लगी थी सबसे पहले, और वो 7,000 की नौकरी भी मेरी चली गई। अगर मैं उस टाइम हार मान लेता तो 7,000 के बाद ही मेरा जीवन समाप्त था, घर बैठता या फिर गांव बैठता या खेती किसानी करता। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, गांव में बैठ के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, वो भी मेरा एक डिसीजन था। वो भी मेरा कहीं ना कहीं एक डिसीजन था कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, सफलता मिली। इवेंट किया, वो भी कहीं ना कहीं मेरा एक डिसीजन था। कॉलेज में 3रा रैंक आ गया मेरा पूरे इंडिया में, वो भी एक मेरा डिसीजन था। और आज अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये भी मेरा एक डिसीजन है। और इस डिसीजन के वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आप डिसीजन मेकर बनोगे ना तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे पहले डिसीजन मेकर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। बिल्कुल सही पड़ा था थंबनेल पे। और मेरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।